हेलो दोस्तों। नाइट टेरर या स्लीप टेरर, जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये दोस्तों एक ऐसा एपिसोड होता है रात में जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये कंडीशन दोस्तों बच्चों में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। और दोस्तों नॉर्मली जब हम सोते हैं तो शुरू के 3-4 घंटे में नॉर्मली ये वाला एपिसोड हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को दोस्तों बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, चेहरे से ज़ाहिर हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे कोई चीज़ कमरे में देख ली हो जहाँ पे वो सो रहे हों, या कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हुआ है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिसे वो पहचानते नहीं हैं। मतलब उनका चेहरा इतना डरा हुआ होता है। हो सकता है दोस्तों कि वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दें उसी डर में, या कि रोना शुरू कर दें, या दोस्तों बहुत ज़ोर से हाथ-पैर झटकना स्टार्ट कर दें। कुछ भी इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो सकती है उनकी तरफ से। दोस्तों इसमें ये भी जानना इंपॉर्टेंट होता है कि जिस टाइम पर व्यक्ति को ये एपिसोड हो रहा है, जिस टाइम पे नाइट टेरर का अटैक हो रहा है, उस टाइम पे अगर उन्हें जगाने की कोशिश की जाएगी या उन्हें बहुत ज़्यादा हिलाने-डुलाने की, कम्फ़र्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो कई बार ये लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब कि या तो भागना स्टार्ट कर देंगे या मारना स्टार्ट कर देंगे, कुछ भी इस तरह करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जानना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वो लोग अपने पूरी तरह होशो-हवास में नहीं है। नॉर्मली देखा जाता है कि लगभग 5 से 10 मिनट में ये वाला एपिसोड दोस्तों होता है और फिर ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है मतलब कि एपिसोड ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर से व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट में ठीक हो ही जाता है। कई बार इसमें दोस्तों ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, 30 मिनट 40 मिनट तक भी लग जाते हैं, जबकि ये सब एक्टिविटी डर वाले पेशेंट की होती रहती है। मतलब पेशेंट का चेहरा देख करके ये पता लग रहा होता है कि पेशेंट अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। दोस्तों मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूँगा कि जो ये स्लीप टेरर या नाइट टेरर है, इसके लक्षण या सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं। साथ-साथ दोस्तों किस तरह से ये नाइटमेयर से अलग होता है। नाइटमेयर मतलब कि जैसे हमें रात में जो बुरे सपने आते हैं, तो उनसे किस तरह से स्लीप टेरर जो है वो अलग होता है, इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्या-क्या कारण हो सकते हैं स्लीप टेरर के, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों कौन-कौन से लोग रिस्क फैक्टर में ज़्यादा होते हैं, मतलब किन लोगों को चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उन्हें स्लीप टेरर या नाइट टेरर के अटैक पड़ेंगे। साथ-साथ दोस्तों डॉक्टर्स किस तरह से डायग्नोसिस बनाते हैं, किस तरह से दोस्तों इस कंडीशन का ट्रीटमेंट किया जाता है, किन लोगों में दोस्तों ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है स्लीप टेरर, उसके बारे में भी बात करूँगा। और अपनी लाइफ़स्टाइल में किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं अगर किसी को स्लीप टेरर पड़ते हैं, जिससे कि दोस्तों हेल्प मिल सके मेडिकली। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों बात करते हैं कि नाइटमेयर में और स्लीप टेरर में क्या आपस में डिफरेंस है। तो दोस्तों नाइटमेयर में ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फिजिकल लक्षण नहीं आते, कोई भी फिजिकल सिम्टम्स नहीं आते। जैसे कि स्लीप टेरर में क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति है दोस्तों वो फिजिकली हाथ पैर बहुत ज़ोर ज़ोर से झटक सकते हैं, या चलना स्टार्ट कर सकते हैं, भागना स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को मारना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह की चीज़ें नाइटमेयर में नहीं देखी जाती। प्लस दोस्तों नाइटमेयर में जो हमारे वॉइस वाले सिम्टम्स हैं वो भी नहीं होते, मतलब कि चिल्लाना ज़ोर-ज़ोर से या रोना, ये सब चीज़ भी नॉर्मली नाइटमेयर में नहीं देखी जाती है। ये सब दोस्तों स्लीप टेरर में देखी जाती है, जब पेशेंट ज़ोर-ज़ोर से स्क्रीम कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि पेशेंट अपने बिल्कुल आपे से बाहर हो गए, पेशेंट काबू से बाहर हो गया। ये वाली फीलिंग आ सकती है। दोस्तों एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाइटमेयर के बाद जब पेशेंट की आँख खुलेगी, जब पेशेंट उठेंगे, तो उन्हें नॉर्मली अपना सपना याद होता है। मतलब उस सपने के अंश तो कई सारे याद होते ही हैं कि पेशेंट को लगे कि हाँ, ऐसा-ऐसा मैंने सपना देखा था, बुरा सपना था, मुझे दुःख हो रहा था उस टाइम पे, मेरे मन में व्यग्रता हो रही थी, मुझे एंग्ज़ायटी हो रही थी। लेकिन दोस्तों स्लीप टेरर के बाद जब पेशेंट उठते हैं, तो उन्हें फिर कोई मेमोरी नहीं रहती कि उनके साथ क्या हो रहा था, मतलब उन्हें क्या एहसास हो रहा था, उन्हें डर लग रहा था, उन्होंने कुछ देखा था, मतलब उन्हें किस तरह की फीलिंग टोटल हो रही थी कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर अनुभव कर रहे थे। उनकी मेमोरी में दोस्तों ये चीज़ें गायब हो चुकी होती हैं। दोस्तों स्लीप टेरर नॉर्मली जो सोने की पूरी ड्यूरेशन होती है ना, उसके शुरू के फर्स्ट हाफ में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, मतलब शुरू के 3-4 घंटे में। जबकि नाइटमेयर में ऐसी कोई बात नहीं है, बुरा सपना किसी भी टाइम आ सकता है। साथ-साथ दोस्तों स्लीप टेरर के बाद देखा जाता है पेशेंट स्लीप वॉकिंग कर सकता है, पेशेंट भागना स्टार्ट कर सकता है, मारना-पीटना स्टार्ट कर सकता है, लेकिन नाइटमेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दोस्तों पेशेंट को जगाने की कोशिश की जाएगी और पेशेंट अगर स्लीप टेरर में है, तो पेशेंट बहुत अलग तरीके से, वॉयलेंट तरीके से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन नाइटमेयर में ऐसा नहीं है। दोस्तों सिम्पटम्स की बात करते हैं, लक्षणों की बात करते हैं, तो पेशेंट को देख करके ऐसा पता लगता है कि पेशेंट बिल्कुल अंदर से पैनिक में है, अंदर से बहुत ज़्यादा डरे भी हुए हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा पैनिक में भी हैं। हो सकता है दोस्तों पेशेंट की आँखें पूरी तरह से खुली हुई हों, मतलब कि वाइड ओपन आँखें हों, बड़ी-बड़ी खुली हुई हों, लेकिन पेशेंट अपने होशो-हवास में नहीं होते, वो चीज़ भी होती है इसमें। पेशेंट बहुत ज़्यादा चिल्ला सकते हैं, पेशेंट कुछ बोलने की कोशिश करें, लेकिन उनके जो शब्द मुँह से निकल रहे हैं वो कोई सेंस ना बनाए, ये वाली चीज़ हो सकती है। इसमें दोस्तों पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा लग सकता है कि पेशेंट बहुत जल्दी-जल्दी साँस ले रहे हैं, पेशेंट की जो ब्रीदिंग है दोस्तों वो मतलब ज़्यादा हो गई है। साथ-साथ पेशेंट को पसीना आ सकता है। पेशेंट हो सकता है दोस्तों कि मारना स्टार्ट कर दें, मुक्के-वुक्के मार रहे हैं या हाथ-पैर ज़ोर-ज़ोर से झटक रहे हैं।
पेशेंट को देख करके मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि पेशेंट किसी न किसी एक ऐसी कंडीशन में अंदर ही अंदर हैं जिससे कि बचना चाह रहे हैं या जिससे कि भागना चाह रहे हैं, जिससे खुद को बचाना चाह रहे हैं। वो वाली पैनिक की कंडीशन समझ में आती है पेशेंट को देख करके, पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज को देख करके। ऐसा हो सकता है दोस्तों, अगर पेशेंट को जगाने की कोशिश की जाए कि पेशेंट अपने बेड पे बैठ जाएँ और चलना शुरू कर दें, या दोस्तों भागना शुरू कर दें, या जिसने भी जगाने की कोशिश करी है उस पे कोई प्रहार कर दें, मतलब उसे कि मारना स्टार्ट कर दें, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। और जब वो सो करके उठेंगे फाइनली अपनी तरफ से दोस्तों, तो उन्हें कोई मेमोरी नहीं होती कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था, या कि मैंने खुद से क्या किया था दूसरों के साथ में। उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का रिकॉल नहीं होता। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में शायद सवाल भी आ रहा होगा कि डॉक्टर को कब दिखाना है। क्या अगर एक बार भी स्लीप टेरर का एपिसोड पड़ गया है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? आगे इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। देखो, अगर इक्का दुक्का एपिसोड्स पड़ते हैं स्लीप टेरर के, फिर तो ठीक है। नॉर्मली देखा जाता है कि बच्चों में पड़ते भी हैं और धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो ये कंडीशन अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कंसर्न बन गया है कि नहीं ये ठीक नहीं है, अगर आपने जो भी विटनेस किया है बच्चे के साथ या किसी बड़े के साथ होते हुए कि स्लीप टेरर के दौरान, और आपको अंदर से डर लग रहा है कि नहीं ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए, फिर तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से एक बार मिल करके बता सकते हैं। और दोस्तों कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं स्लीप टेरर में कि अगर वो प्रेजेंट हैं तो फिर ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पहली चीज़ है कि अगर पेशेंट को हफ्ते में 2 या 2 से ज़्यादा बार इस तरह के अटैक पड़ रहे हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ है कि अगर अटैक की वजह से पेशेंट को चोट लग रही है, या दोस्तों एक ऐसी कंडीशन बन रही है कि पेशेंट को या उसके आसपास वालों को इंजरी लग सकती है, मतलब अगर एपिसोड इतना ज़्यादा तीव्रता में, सीवियरिटी में है, तब भी ज़रूरी है कि एक बार डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों अगर एपिसोड के बाद पेशेंट स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं या स्लीप टॉकिंग कर रहे हैं, मतलब कि नींद में या तो चल रहे हैं या नींद में बातचीत कर रहे हैं, तब भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है एक बार डॉक्टर को बताना। दोस्तों अगर स्लीप टेरर के अटैक की वजह से पेशेंट की अब नींद प्रभावित हो गई है, पेशेंट को दिन में बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, रात में ठीक से नहीं सो पाते, या जो भी उनकी डेली की फंक्शनिंग होती है, जो उनके काम वाम होते हैं, अगर वो सब कुछ नेगेटिवली अफेक्ट हो गए हैं, तब भी डॉक्टर को दोस्तों दिखाना इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा हुआ है कि जो स्लीप टेरर का दोस्तों पहला अटैक है वो या तो टीन एज में आया है या तो बड़े होने के बाद आया है, तब भी दोस्तों दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली जो भी स्लीप टेरर की शुरुआत हो जाती है ना, वो बचपन में स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ये भी बात करते हैं, जानना इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की उम्र में ज़्यादा चांस होते हैं कि स्लीप टेरर हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, बच्चों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लगभग आप ये समझिए दोस्तों कि जो 1 साल से 12 साल की उम्र के बीच के बच्चे होते हैं, उनमें लगभग 30 से 40% बच्चों को ये वाला अटैक स्लीप टेरर का कभी न कभी पड़ा होता है। इतना ज़्यादा कॉमन है ये। और दोस्तों क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे फिर ये वाली कंडीशन दोस्तों अपने आप ठीक होती जाती है, मतलब इसके अटैक पड़ना कम हो जाएंगे, उनकी सीवियरिटी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे बड़े होंगे फिर धीरे धीरे बिल्कुल से बंद हो जाएंगे। हाँ, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जिन बच्चों में कुछ एक मेंटल ट्रॉमा होता है, कुछ एक चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह की कंडीशन होती है ना, वहाँ पर फिर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि ये वाली कंडीशन दोस्तों आगे भी परसिस्ट कर सकती है। अगर दोस्तों हम डेटा की बात करें तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के डेटा के हिसाब से लगभग 2% एडल्ट्स में ये वाली कंडीशन स्लीप टेरर की देखी जाती है। अब दोस्तों बहुत सारी चीज़ों से लिंक भी हो सकती है ये वाली कंडीशन की। शायद कोई पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर हो, शायद नींद ना पूरी हो रही हो, या शायद पेशेंट कोई मेडिसिन इस तरह की ले रहे हैं कि जिससे ये वाली कंडीशन पैदा हो गई है। लेकिन मतलब कहने का ये है कि लगभग 2% एडल्ट्स में ये वाली कंडीशन देखी जा सकती है, और बच्चों में दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्लीप टेरर किस किस वजह से हो सकता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो इस कंडीशन को एक तरह से ट्रिगर कर सकते हैं। तो अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, ये अपने आप में दोस्तों एक ट्रिगर पॉइंट होता है, ठीक ठाक ट्रिगर पॉइंट होता है। दोस्तों मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ना, उनके साथ भी फिर ये वाली कंडीशन रात में सोने के टाइम पे देखी जा सकती है। तो ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना। दोस्तों अगर स्लीप का शेड्यूल चेंज हुआ है, मतलब कि कुछ ऐसा हुआ है कि आपका सोने का टाइम अभी चेंज हो गया है, सोने की ड्यूरेशन चेंज हो गई है, तब भी अपने आप में ये एक रिस्क फैक्टर हो जाता है इस कंडीशन के लिए। दोस्तों अगर पेशेंट को बुखार चल रहा है, ज़्यादा बुखार है अगर, तब भी दोस्तों एक अपने आप में ट्रिगर पॉइंट होता है। अगर दोस्तों सोने के टाइम पे सोने की जगह पे बहुत ज़्यादा प्रकाश है, लाइट बहुत ज़्यादा है, या नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तब भी दोस्तों स्लीप टेरर वाली कंडीशन देखी जा सकती है। दोस्तों बच्चों के साथ एक और कंडीशन देखी जा सकती है कि बच्चे अगर कई बार किसी नई जगह पर सोएं, तब भी दोस्तों इस चीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर बच्चे किसी अनअकस्टम्ड प्लेस में सो रहे हैं तो। साथ साथ दोस्तों अगर सोने के टाइम पे बच्चों का ब्लैडर फुल है, मतलब कि बच्चों के जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें यूरिन है लेकिन बच्चे यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं, तब भी अपने आप में ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि स्लीप टेरर का अटैक पड़ जाए। दोस्तों कई पेशेंट्स में माइग्रेन की शिकायत होती है, माइग्रेन के पेशेंट्स में भी दोस्तों ये वाली कंडीशन देखी जा सकती है। साथ साथ दोस्तों कई पेशेंट्स को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, जिसमें कि दोस्तों पैरों में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है। इस कंडीशन में भी दोस्तों स्लीप टेरर देखा जा सकता है। दोस्तों कई बार पेशेंट्स कुछ मेडिसिन्स ले रहे होते हैं अपने किसी न किसी बीमारी के इलाज के लिए, कई बार दोस्तों मेडिसिन्स लेने की वजह से भी स्लीप टेरर का अटैक देखा जा सकता है। दोस्तों कई पेशेंट्स हेड इंजरी के होते हैं, जिन्हें सर में चोट लगी होती है, उनमें भी दोस्तों ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है स्लीप टेरर का अटैक होना। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में अल्कोहल लेने की आदत होती है, उनके अंदर भी दोस्तों ये वाली चीज़ ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। कई पेशेंट दोस्तों अलग अलग किस्म के मूड डिसऑर्डर के होते हैं,
मतलब कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सैडनेस है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है दोस्तों, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, किसी भी किस्म के इस तरह के अगर मूड डिसऑर्डर्स है ना दोस्तों, तब भी चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं कि पेशेंट को स्लीप टेरर का अटैक हो सकता है। जानना इंपॉर्टेंट है, हमें मन में रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक कंडीशन होती है स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग। इसका मतलब ये हुआ कि सोने के टाइम पे, जिस टाइम पे पेशेंट सो रहे हैं उस टाइम पे उनकी जो ब्रीदिंग है ना वो थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाएगी। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जिस टाइम पे दोस्तों सो रहे होते हैं ना, तो अचानक से कुछ टाइम के लिए क्या होता है, एक ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए कि उनकी सांस रुक गई, मतलब वो अब सांस नहीं ले पा रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद दोस्तों फिर ये चीज़ अपने आप ठीक हो गई, उन्होंने दोबारा सांस लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के लिए दोस्तों उनकी सांस रुक गई थी। तो दोस्तों इस तरह की कोई भी अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ना जो कि स्लीपिंग के टाइम पे आ जाती है, तब फिर चांसेस बढ़ सकते हैं कि स्लीप टेरर के अटैक दोस्तों पेशेंट को पड़ सकते हैं। दोस्तों 2014 में एक बड़ी स्टडी की गई थी, साइंटिफिक स्टडी, जिसमें लगभग 7000 बच्चों को इंक्लूड किया गया था। उसमें ये देखा गया कि जिन बच्चों को बुली किया जाता था उनके अंदर दोस्तों चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे नाइट टेरर पड़ने के या स्लीप टेरर पड़ने के। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि जिन बच्चों में हिस्ट्री होती है कि उनके घर में, मतलब उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या भाई बहन को या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में से किसी को भी स्लीप टेरर की प्रॉब्लम रही है, तो दोस्तों उनमें चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि उन्हें भी स्लीप टेरर के अटैक्स पड़ सकते हैं। दोस्तों 2015 में लगभग 2000 बच्चों की एक स्टडी की गई थी, साइंटिफिक स्टडी, जिसमें ये पाया गया था कि अगर पेरेंट्स को स्लीप वॉकिंग की आदत है तो फिर उनके बच्चों को भी स्लीप टेरर के अटैक होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि हमारा पूरा सोने का पैटर्न हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों ब्रेन में एक पार्ट होता है थैलेमस। कई बार अगर हेड इंजरी में या किसी भी और कारण से ब्रेन में उस थैलेमस के पार्ट में कुछ भी इंजरी हो दोस्तों, या कुछ अलग किस्म का लीजन हो, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो थैलेमस में, तब भी दोस्तों देखा जाता है कि स्लीप टेरर वाली दोस्तों कंडीशन पैदा हो सकती है। दोस्तों एक बहुत कॉमन मैंने क्वेश्चन देखा है फैमिली वालों का हमेशा होता है कि अगर किसी को नाइट टेरर पड़ रहा है अटैक, तो उस टाइम पे क्या उसे जगाना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है कि नहीं, उस टाइम पे नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जगाने से क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा अंदर से रेस्टलेसनेस हो सकती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक में आ सकते हैं, और उस चक्कर में क्या है, पेशेंट खुद को भी हार्म कर सकते हैं, दूसरे को भी हार्म कर सकते हैं। मतलब बहुत जल्दी से जंप करके बेड से नीचे आ जाएँ या भागना स्टार्ट कर दें, तो कोई भी आसपास की चीज़ दोस्तों उन्हें लग सकती है, चोट लग सकती है। आसपास वाले किसी को भी दोस्तों पेशेंट अटैक भी कर सकते हैं, मार वार भी सकते हैं, तो उस टाइम पर जगाना तो ठीक नहीं है। हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि अटैक पड़ने वाला है, अगर आप पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को अटैक कुछ टाइम में पड़ने वाला है, तो आप पेशेंट को पहले से ही जगा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों पेशेंट के आप आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है ना, उसे सेफ करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली देखा जाता है कि अगर पेशेंट को अटैक के टाइम पे जगाने की कोशिश की जाएगी तो अटैक्स फिर लंबे भी हो सकते हैं और ज़्यादा वॉलेंट, ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, ज़्यादा डैमेजिंग भी हो सकते हैं। तो उस टाइम पर जब ये अटैक पड़ रहा है, उस टाइम पे पेशेंट को जगाने की कोशिश करना दोस्तों ठीक नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्टर्स आखिर कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं। तो डायग्नोसिस दोस्तों इसकी सारी बातचीत करके ही होती है। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री बहुत ठीक से ली जाती है, समझा जाता है कि पेशेंट को जो ये अटैक पड़ते हैं दोस्तों, ये कब से पड़ना स्टार्ट हुए और किस तरह के अटैक्स होते हैं ये, मतलब जिन लोगों ने भी अटैक देखे होते हैं उनसे फिर डॉक्टर्स डिटेल में बात करते हैं, समझते हैं। समझा जाता है कि अटैक दोस्तों सोने के कितनी देर बाद पड़ते हैं नॉर्मली, और कितनी देर के लिए चलते हैं, और अटैक के टाइम पे दोस्तों पेशेंट के किस किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। ये समझा जाता है दोस्तों कि किस तरह के ट्रिगरिंग इवेंट हो सकते हैं अटैक पड़ने के पहले वाले, मतलब कि क्या कुछ ऐसी चीज़ हुई थी कि जिससे अटैक प्रेसिपिटेट हो गया। साथ साथ दोस्तों पेशेंट जब जगे तो उन्हें फिर कितनी मेमोरी थी, कितना वो रिकॉल कर पा रहे थे कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, मतलब उन्हें किस तरह की फीलिंग आ रही थी। ये सारी की सारी बातें दोस्तों पूछी जाती हैं, समझी जाती हैं। दोस्तों ये भी डॉक्टर्स असेस करते हैं कि पेशेंट का जो स्लीपिंग एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है। क्या पेशेंट को दिन के टाइम ज़्यादा नींद आती है, रात के टाइम नींद नहीं आती है, क्या पेशेंट को कुछ और भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं साथ में, या कि दोस्तों क्या पेशेंट को नींद ठीक से पूरी नहीं हो पा रही थी, क्या पेशेंट किसी खास किस्म की दवाएं ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रही हैं जिनकी साइड इफेक्ट की वजह से शायद ऐसी कोई चीज़ हो रही हो। दोस्तों पेशेंट्स की ना पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है इसमें। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब हो गया कि पेशेंट को पास्ट में क्या क्या बीमारियां रही हैं, किस तरह की बीमारियां रही हैं दोस्तों, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, वो सारी चीज़ें डॉक्टर समझते हैं। साथ साथ दोस्तों पेशेंट की पूरी न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट की पूरी साइकियाट्रिक हिस्ट्री ली जाती है कि क्या पेशेंट को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में या फिलहाल करंट में चल रही हैं। ये चीज़ दोस्तों समझी जाती है क्योंकि इसका डायग्नोसिस के साथ में बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है। दोस्तों डायग्नोसिस इसमें DSM-5 क्राइटेरिया के हिसाब से बनती है, जिसमें कि दोस्तों एक कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं जो कि पेशेंट में होने चाहिए, और उसके बाद डॉक्टर्स फिर डायग्नोसिस बनाते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक पेशेंट की स्लीप स्टडी करा के देखी जाती है, ओवरनाइट स्लीप स्टडी, जिसे हम पॉलीसोम्नोग्राफी भी कहते हैं। इसमें दोस्तों बहुत अलग अलग किस्म के डेटा पॉइंट्स पेशेंट के पता लगते हैं। स्लीप स्टडी में दोस्तों पेशेंट की बॉडी में अलग अलग किस्म के सेंसर्स अटैच कर दिए जाते हैं, तो ये पूरा पता लगता है कि पेशेंट की किस तरह की ब्रेन की एक्टिविटी हो रही है, मतलब ब्रेन वेव्स किस तरह की बन रही हैं, पेशेंट के ब्लड में कितना ऑक्सीजन चल रहा है, पेशेंट की हार्ट रेट कैसी चल रही है, पेशेंट का ECG कैसा चल रहा है, मतलब उसके हार्ट की एक्टिविटी कैसी चल रही है, पेशेंट की ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, सब कुछ पता लगता है रात के टाइम पे। प्लस वीडियोग्राफी भी होती है, तो पता लगता है कि पेशेंट जो है वो रात में किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे।
स्लीप स्टडी में दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें असेस की जाती हैं, प्लस पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है, मेडिकल पॉइंट्स होते हैं सारे, तो फिर इन सब चीज़ों को कंबाइन करके फिर एक पेशेंट की डायग्नोसिस बनती है कि पेशेंट को नाइट टेरर या स्लीप टेरर के अटैक पड़ रहे हैं। और दोस्तों जब डायग्नोसिस बन जाती है तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट का नंबर आता है। अब दोस्तों अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हर एक केस में हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल रेयरली ऐसा अटैक पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा सिवियरिटी में भी नहीं है, मतलब बिल्कुल इक्का दुक्का वाली चीज़ है। तो ऐसे में फिर डॉक्टर्स ऑब्जर्व करने के लिए ही कहते हैं और जनरल बातें बताते हैं कि अटैक के टाइम पे मतलब आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें कहते हैं, उसमें फिर ट्रीटमेंट का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि जो बीमारी होती है नॉर्मली ये फिर अपने आप ठीक होने की इसकी चांसेस रहती ही हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि जो स्लीप टेरर है ये किसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से पैदा हो रहा है, तब फिर उस बीमारी को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर चल रहा है, मतलब अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया है, जो कि एक तरह से स्लीप में ब्रीदिंग डिसऑर्डर था जिसके बारे में मैंने बताया था, और उसकी वजह से अगर डॉक्टर्स को लग रहा है कि स्लीप टेरर पड़ रहे हैं, तो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया को ठीक करना ज़रूरी है। दोस्तों अगर पेशेंट को कोई भी और मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से कि स्लीप टेरर पड़ रहे हैं, कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है या कोई हेड इंजरी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि ठीक हो सकती है, तो दोस्तों फिर उस अंडरलाइंग कॉज को ठीक करने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि जब अंडरलाइंग कॉज ही ठीक हो जाएगा, जड़ ठीक हो जाएगी, तो फिर स्लीप टेरर आना भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों डॉक्टर्स हमेशा देखते हैं कि स्ट्रेस अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है पेशेंट के स्लीप टेरर की कंडीशन में। तो अगर उन्हें लगता है कि स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि पेशेंट को ये वाली कंडीशन, इस तरह के एपिसोड्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो फिर दोस्तों स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, पेशेंट को हर तरह की सहायता की जाएगी, पेशेंट को हर तरह का मार्गदर्शन दिया जाएगा स्ट्रेस से कैसे दूर रहें। दोस्तों एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट होती है, एक तरह से प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ही हो जाता है वो, जिसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी अवेकनिंग। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पेशेंट को जिस टाइम पर स्लीप टेरर का अटैक पड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उसके लगभग दोस्तों 10 से 15 मिनट पहले पेशेंट को उठा देना होता है। एंटीसिपेटरी अवेकनिंग मतलब हमने पेशेंट को पहले ही उठा दिया। तो नॉर्मली देखा जा सकता है कि जब पेशेंट ने अगर वो वाली टाइम ड्यूरेशन पास कर लिया, मतलब जगह-जगह, और उसके बाद फिर सो गए, तो फिर रात भर में अटैक नहीं पड़ा इस तरह का। ये भी अपने आप में दोस्तों एक स्ट्रैटेजी होती है जो डॉक्टर्स कई बार पेशेंट को, जिन पेशेंट में उन्हें लगता है कि ये वाली कंडीशन काम कर सकती है, तो दोस्तों वहाँ पे ये बताई जाती है करने के लिए। दोस्तों हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि मेडिसिन्स की ज़रूरत भी पड़ जाती है। आपको लग रहा होगा ना कि क्या इसमें मेडिसिन्स दी ही नहीं जाती हैं, ऐसा कुछ है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टर्स को लगता है कि कंडीशन की सीवियरिटी है और कंडीशन में कुछ ऐसा है कि इसमें मेडिसिन देनी पड़ेगी, मतलब अगर कोई भी ऐसा खास अंडरलाइंग कॉज़ नहीं पता लग पा रहा है, कोई स्ट्रेस भी नहीं है, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है जिसकी वजह से कि देखा जाए ये वाली कंडीशन है, या अगर ये वाली कंडीशन अपने आप में ही दोस्तों इतनी ज़्यादा सीरियस है कि प्रॉब्लम इससे काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, चांसेस इंजरी के बहुत ज़्यादा हैं इससे, तो फिर दोस्तों मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। डॉक्टर्स के ऊपर होता है, पूरी तरह से असेस करने के बाद इसमें बेंजोडाज़ापीन ग्रुप की मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं दोस्तों, और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी होती हैं जिनका रोल होता है स्लीप टेरर के अटैक्स को कम करने में या ख़त्म करने में, वो भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। दोस्तों अगर हम लाइफस्टाइल के टिप्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नींद पूरी मिलनी चाहिए, मतलब कैसे भी करके आपको, लेकिन दिन में जो भी आपकी नींद की ड्यूरेशन होनी चाहिए ना, 7-8 घंटे की, वो कम से कम जैसे एडल्ट के हिसाब से वो पूरी होनी चाहिए। बच्चों को तो और ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। तो स्लीप डिप्राइवेशन कहीं से भी ना हो रहा हो, नींद पूरी हो रही है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सोने के पहले एक रूटीन बनाना चाहिए हमेशा कि मैं ये काम करूँगा इस सीक्वेंस में, उसके बाद मैं सोऊंगा। इससे भी दोस्तों क्या होता है, एक सीक्वेंस बनाने से, एक रूटीन बनाने से सोने के पहले का, फिर नींद नॉर्मली देखा जाता है कि टाइम पे भी आती है और ज़्यादा गहरी अच्छी नींद भी आती है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी बना सकते हैं ना कि आपने सोने के जस्ट आधे घंटे पहले आप एक शावर लेंगे, आप नहाएंगे, फिर आप 10 मिनट के लिए एक किताब पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप कमरे की लाइट डिम कर देंगे, आप म्यूज़िक ऑन कर देंगे, कुछ भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक या कुछ भी मेडिटेटिव म्यूज़िक, कुछ भी जो आपको प्लेजेंट हो, और उसके बाद आप फिर सोएंगे। आप इस तरह से दोस्तों कोई भी चीज़ बना सकते हैं रात के टाइम पे अपनी स्लीप का, लेकिन रूटीन होना इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सोने का माहौल बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि आपको नींद ठीक से आ सके, मतलब डार्कनेस भी होनी चाहिए, आपकी जो भी मैट्रेस वगैरह है वो बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। दोस्तों जो भी लोग किसी भी तरह के स्टिमुलेंट्स का यूज़ करते हैं ना, वो बिल्कुल बंद कर दें, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, टोबैको लेना, ये सब चीज़ें दोस्तों ठीक नहीं हैं अगर ये वाली बीमारी है तो। साथ साथ दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कैफ़ीन लेते हैं ना, मतलब कॉफ़ी वगैरह का सेवन आप शाम के बाद ना करें, क्योंकि वो फिर ब्लड में रह जाती है, उनकी हाफ़ लाइफ जो है वो लगभग 7-8 घंटे की होती है, तो फिर रात में ठीक से नींद ना आए, ये वाली कंडीशन हो सकती है। तो मैं तो यही बोलूँगा, मेडिकल साइंस के हिसाब से भी ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है कि आपको जो भी कैफ़ीन वगैरह का इंटेक करना है ना, वो आप शाम के पहले तक ही रखें ताकि आपको नींद रात में ठीक से आ सके। दोस्तों ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे भी सो रहे हैं वो एरिया पूरी की पूरी तरह से सेफ़ कर दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी विंडोज़ वगैरह हैं, जो दरवाजे वगैरह हैं, उन्हें बंद करके रखा जाए ताकि ऐसी चांस ना हो कि कहीं अचानक से बाहर चले जाएँगे। साथ साथ दोस्तों आसपास कोई भी शार्प चीज़, कोई भी धारदार चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी फिसलने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक वायर वगैरह आसपास ना हो जिसमें कि पेशेंट उलझ सके, या दोस्तों पेशेंट को करंट ना लग जाए, कुछ इस तरह की भी अगर कंडीशन वहाँ पर है तो वो हटा देनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि स्ट्रेस को जितना हो सके, तनाव को अपनी लाइफ से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि तनाव का रोल देखा गया है
तो अगर आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं दोस्तों किसी भी तरह से, या तो आप अपने हिसाब से करेंगे, अपने प्रैक्टिकल मेथड्स के हिसाब से करेंगे, डिपेंडिंग कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरह से अपने आप को समझ पाएँ हैं और आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्ट्रेस खत्म हो जाए। और अगर आप दोस्तों नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस खत्म फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मेडिकल हेल्प लीजिए, डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर्स आपकी पर्सनैलिटी को असेस करके आपको ज़रूर कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बताएंगे जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। और स्ट्रेस का दोस्तों एक रोल देखा गया है स्लीप टेरर्स में। दोस्तों ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को भी स्लीप टेरर होते हैं तो उसके पैटर्न को ना कहीं पे लिख कर रखा जाए, मतलब कि किस किस दिन पड़ रहा है, सोने के कितनी देर बाद पड़ रहा है, ड्यूरेशन कितनी हो रही है, कितने टाइम के लिए स्लीप टेरर का अटैक चल रहा है। ये सब कुछ अगर रिकॉर्डेड होना, अगर हमारे पास लिखा हुआ होना, तो फिर डॉक्टर्स को भी दोस्तों हेल्प मिल जाती है एक पर्टिकुलर प्लान बनाने में, डायग्नोस करने में। दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी पेशेंट को इस तरह के अटैक पड़ रहे हैं ना, तो जो भी आसपास वाले लोग हैं, मतलब कि आप जैसे कि फैमिली मेम्बर्स, तो उनको दोस्तों अपने अंदर से बहुत ज़्यादा मानसिक संतुलन अपना बनाए रखना है। बिल्कुल परेशानी में, व्यग्रता में नहीं आना है। ऐसा ना हो कि मतलब आप ही अपना आपा खो बैठे, क्योंकि ये कंडीशन फिर ख़राब हो सकती है। इस कंडीशन में फिर क्या हो सकता है कि अगर आप चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे या पेशेंट को रोकना पकड़ना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर ये वाली दोस्तों जो कंडीशन है अटैक की, ये और ज़्यादा बढ़ सकती है ड्यूरेशन में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आप किसी को भी जानते हैं जिन्हें कि स्लीप टेरर की प्रॉब्लम है, या जिनकी फैमिली में कोई इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं समझूंगा, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ये वाला वीडियो उनको एक बार शेयर करिए, ताकि वो ठीक से देख करके समझ पाएँ कि क्या होती है ये वाली चीज़, किस तरह से इसका इलाज होता है दोस्तों, और इसमें क्या क्या चीज़ें अपने आप में हमें समझनी होती हैं, क्या क्या चीज़ का हमें ध्यान रख करके चलना होता है, ताकि पेशेंट हमारा जो है वो किसी भी तरह के नुकसान में ना आए दोस्तों, और वो जल्दी से ठीक हो सके।